यह बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहियों पर चलती एक मशीन देखी। यह फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर यह बच्चा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। यही वह दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से लगाव हो गया था। इसका नाम था सोचाइरो होंडा, और किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ी पर देखने को मिलेगा। हिस्ट्री वाले की वीडियो में आपका फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे गांव में सोचाइरो होंडा की पैदाइश हुई थी। उनके फादर लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही अलग अलग बीमारियों के चलते मर चुके थे, लिहाजा उसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन उसको पढ़ाई से तो कोई लगाव नहीं था, पर अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयर करने में होंडा को ज़्यादा दिलचस्पी थी। होंडा 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड देखा और आर शोकाई नामी टोक्यो के इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियन चाहिए थे। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती थी कि वहां से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वह टाइम था जब होंडा अपने घर व स्कूल छोड़कर कमाने की आस में टोक्यो शहर निकल गया। होंडा का ख्वाब तो जब टूटा जब वह टोक्यो में 8 शुकाएं पहुंच गया। कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई सुथराई के काम करवाना शुरू कर दिए और यहाँ तक कि उसको बेबी सिटिंग पर लगा दिया। होंडा बेचारा करता तो क्या करता, एक तरफ वह अपना घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था तो दूसरी तरफ उससे फालतू काम लिए जा रहे थे। उसको वापस अपने घर आने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि वह अगले कई महीनों तक वहीं और जॉब करने पर मजबूर रहा। कुछ ही महीनों बाद 8 शोकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेने शुरू कर दिए। होंडा को इस काम में शुरुआत से ही बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वह चीज़ों को काफ़ी आसानी से समझ रहा था। सिर्फ कुछ चंद महीनों में ही वह हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। इस दौरान 8 शोकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी आर्ट डेमलर थी और दूसरी गाड़ी कर्टिस थी, और ये दोनों गाड़ियाँ यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में 1924 में फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की। होंडा एक अच्छा मैकेनिक था, मगर इस रेस में वह ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वह मौका था जब सोचाइरो होंडा ने मोटरस्पोर्ट को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अगले कई सालों तक वह 8 शोकाई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहा। 1928 में 22 साल की एज में उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया, और यह ब्रांच हमामात्सु शहर में होनी थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां भेज दिया। होंडा ने इस 8 शोकाई की नई ब्रांच को एक वर्कर से स्टार्ट किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। वह अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट कार भी डिजाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वह रिकॉर्ड अगले 20 साल तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। 8 शोकाई के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वह अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर न था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक काफ़ी खौफनाक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और उसके चेहरे पर कई तरह के जख्म आ गए। अब उसको अपनी ज़िंदगी का करियर ख़त्म होता दिख रहा था। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही वो रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद वह जब दोबारा ठीक हुआ तो उसने 8 शोकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि वह अब रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता है, बल्कि उसने आइडिया पेश किया कि क्यों ना अब वह स्पेयर पार्ट बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करें। 8 शोकाई के स्टेक होल्डर ने होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहे थे, अब कोई भी नहीं चाह रहा था कि नया रिस्क लिया जाए। इसी पर होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वह अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में इसने अपने दोस्त शोकाई से की हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त शिनचेरो काटो को उसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, लेकिन होंडा के पास उसको चलाने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वह दिन भर 8 शोकाई के लिए काम करता था और रात में अपने कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कुछ महीनों तक वह ऐसी रूटीन पर चलता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी न मिली। उल्टा
वह और लगातार शिफ्टें लगा कर कमज़ोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता रोके हुए थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार वह एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब उसने 8 शुकाई से जॉब छोड़ दी। अब पूरा टाइम उसका पिस्टन बनाने में लग गया, पर उसको यह मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए तो टोयोटा कंपनी ने 50 में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिए। यह खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसके पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने मुख्तलिफ कंपनी की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे करने शुरू कर दिए। अलग अलग फैक्ट्री में गया और कार मैन्युफैक्चरर से मिला। कई साल मार्केट को समझने में लगा दिए। उसके बाद उसने एक बार फिर से पिस्टन बनाया। इस बार वह पिस्टन सारे कंपनी की क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर मिलने शुरू हो गए और एक बार फिर होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दिए। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसने अपनी कंपनी में 2000 वर्कर को भी हायर कर लिया। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सचायरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की कंपनी का उसे सीनियर डायरेक्टिंग मैनेजर बना दिया और चीज़ें जब ज़्यादा ख़राब हो गई जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल में गुजरे, लेकिन 1944 में एक वाक़या हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर आ लगी। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर हो रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिख रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए जिसने जापान की सीधे से कमर ही तोड़ डाली। इस अटैक के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन अब होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने सभी बचे कुछ एसेट्स टोयोटा को 4.5 लाख येन में बेच दिए और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। यह हालात होंडा के साथ ही नहीं थी, बल्कि पूरा जापान बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी। खाना पानी की शदीद किल्लत ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों न इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपने ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल में लगा देखा तो लोगों को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद यूज्ड इंजन तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का नया इंजन डिज़ाइन कर लिया। यह इंडस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास पैसे नहीं थे कि वह साइकिल बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट पर पूरी उतरती थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई। इसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। यह मॉडल इतना कामयाब हुआ कि इसने 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रिम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि होंडा को स्पोर्ट्स बाइक बनाने का शौक तो था ही, इसलिए उसने अब स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो बहुत सी बाइक रेस में जाता और जीतने वाली बाइक्स के खास फीचर्स नोट करता। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का टूल हुआ करते थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च हुई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। 1968 तक होंडा ने 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुकी थी। अपनी ज़िंदगी के 65 साल गुजारने के बाद आखिरकार सोचारा होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से लेकर बैठा था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उसको ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने किसी के एक ना सुनी।
जब जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनियों ने अपना बिजनेस जमाए बैठी थी, वहाँ मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S50 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट सोल्ड हुए। कई सालों के मेहनत और कई डिज़ाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। यह वह गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। 1980s में होंडा मोटर्स जापान के तीसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में ही यह दुनिया की तीसरी बड़ी हो गई। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल इंजन, बोट इंजन और प्लेन इंजन और दर्जनों पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। सोचारो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को उनकी ज़िंदगी का यह सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हिस्ट्री वाले की यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।